Jai Hind, dear friends. Welcome to my YouTube channel ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। आज हम भूगोल की पथ यात्रा पर आगे निकल चुके हैं और आज का हमारा विषय है हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां अर्थात ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो आज थोड़ा गला खराब है जुकाम के कारण, जुकाम खांसी है, तो कुछ हिमानी से संबंधित इसमें टर्मिनोलॉजी लिखी गई हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। और आज हमने सभी टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन लिखने का प्रयास किया है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हिमानी से संबंधित हिमरेखा क्या होती है। हिमरेखा का तात्पर्य यह नहीं होता कि कहीं से भी हिमानी क्षेत्र में कोई स्थलों को मिला दिया जाए और उस स्थलों को मिलाने वाली रेखा को हिमरेखा कह दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हिमरेखा का तात्पर्य उस क्षेत्रों से होता है जिन क्षेत्रों पर बर्फ हमेशा जमी रहती है और उसके नीचे आने पर बर्फ नहीं मिलती है और उसके ऊपर जाने पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो जो वो एक सीमा होती है, उस सीमांत को हम हिमरेखा कहते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमने कुछ माउंटेन बना दिए ऐसे। इसमें बर्फ यहां तक जमी रहती है, इसमें बर्फ यहां तक जमी रहती है, इसमें बर्फ यहां तक जमी रहती है और इस वाले में यहां तक, और ये पूरा हिमाच्छादित रहता है। अब हम इस जहां तक बर्फ रहती है उसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये। तो इस रेखा को हमने माना कि ये एक हिमरेखा है। विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्रों की हिमरेखाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हिमालय की बात करें तो लगभग 4300 से 5300 के बीच में, यानी कि 5300 मीटर के बीच में हिमरेखाएं पाई जाती हैं। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाने पर हिमरेखा की जो ऊंचाई होती है वो घटती चली जाती है और ध्रुवों पर बिल्कुल सतह पर आ जाती है, क्योंकि वहां बर्फ जमा रहती है और तापमान कम होता है। इस कारण से वहां हिमरेखा बिल्कुल स्थल के सतह पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा हिमनद के प्रकार। देखते हैं कि ग्लेशियर कितने प्रकार के इस स्थल पर पाए जाते हैं। तो पहला टाइप है हिम टोपियों के रूप में भी ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो ये है हमारे आइस कैप्स। इसको समझने का प्रयास करते हैं। पर्वतों की चोटियों पर स्थित हिम चादर को हिम टोपी कहते हैं। ये हमने फिगर बनाया। इसके ऊपरी भाग पर इस क्षेत्र में बर्फ जमा हो गई, तो इसी को हमने आइस कैप्स माना है। नेक्स्ट है हमारा घाटी हिमनद। जब हिम टोपियों के गुरुत्व के कारण हिम निचले ढालों पर हिमनद के रूप में सरकने लगता है, उसे घाटी हिमनद कहते हैं। अब यही हिम टोपी जो है, इसमें ज्यादा बर्फ जमा हो जाए और ये नीचे की ओर ऐसे खिसकने लगे, तो इस भाग पर जो बर्फ पाई जाएगी उसको हम घाटी हिमनद के रूप में देखते हैं। ये हिम टोपियों के ही कुछ प्रकार हैं, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हिम चादर। हिम चादर क्या होता है? 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत गुंबदाकार हिमपिंड को हिम चादर कहते हैं। ये एक सीमा दी गई है, इस सीमा के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत किसी प्रकार का हिमपिंड है, तो उसको हम
हिम चादर का रूप हिम चादर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिम गुम्बद। हिम चादर या हिम टोपी के केंद्रीय भाग को हिम गुम्बद कहते हैं। हिम चादर या हिम टोपी के केंद्रीय भाग को हम हिम गुम्बद कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, अब ये इस क्षेत्र पर बर्फ जमा हुई है और इसके जो ये वाला भाग है, बीच वाला भाग, इसके मध्य भाग को हम क्या कहेंगे? हिम गुम्बद कहेंगे। तो ये हिम टोपी के आइस कैप्स के कुछ प्रकार लिखे थे हमने। अब नेक्स्ट ग्लेशियर का टाइप है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। जब किसी विशाल क्षेत्र में विस्तृत हिम चादर का विकास होता है उसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। और महाद्वीपीय हिमनद का आकार 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से अधिक होता है और ये समतल रूप में देखने को भी मिलते हैं। उसी को हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद, माउंटेन और वैली ग्लेशियर। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर स्थित हिमटोपी या हिम क्षेत्र, जिसको स्नोफील्ड्स, से हिमराशि जब गुरुत्व के कारण निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में प्रवाहित होती है उसे पर्वतीय हिमनद, इन्हें अल्पाइन हिमनद भी कहते हैं। अब जो हमने यहाँ अभी बताया था आपको घाटी हिमनद, उसी को यहाँ पर्वतीय हिमनद भी कहते हैं और ये थोड़े बड़े क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वैली ग्लेशियर्स या माउंटेन ग्लेशियर्स जो होते हैं, इनका अध्ययन अल्पाइन पर्वत के क्षेत्र में किया गया था, इसलिए इनका नामकरण अल्पाइन हिमनद भी कर दिया गया है। तो अल्पाइन हिमनद कभी भी पूछे तो याद रखिएगा कि माउंटेन और या वैली ग्लेशियर्स का ही दूसरा नाम अल्पाइन ग्लेशियर है। नेक्स्ट है गिरिपद हिमनद, जिसको पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स की संज्ञा देते हैं। जब पर्वतीय भागों से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार अर्थात बेस या तली, जिसको फुट, पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को गिरिपद हिमनद कहते हैं। गिरिपद का तात्पर्य होता है जहां जमीन की सतह होती है और उस जमीन की सतह से जब पर्वत का जो भाग जुड़ा होता है उसके सबसे निचले भाग को, पर्वत के सबसे निचले भाग को हम गिरिपद के नाम से देते हैं, संज्ञा देते हैं। गिरि मीन्स पर्वत ही होता है। तो पैर जो होते हैं, मान लीजिए कोई पर्वत खड़ा है तो पैरों के माध्यम से खड़ा है, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो उसी पर्वत के जो पैर होते हैं उस क्षेत्र में जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स की संज्ञा देते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये माउंटेन बना दिया हमने। अब इस क्षेत्र में ये इसका फुट है, तो इस क्षेत्र में जो हिमनद पाए जाएंगे उनको पिडमॉन्ट ग्लेशियर की संज्ञा देंगे। ओके, अब देखते हैं हिमनदों का वर्गीकरण कि विश्व में कितने प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं। तो एक ये ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है, ऐसा कहीं पूछा नहीं गया लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, हिमनदों का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे जलवायु का क्लासिफिकेशन, मिट्टी का क्लासिफिकेशन, ऐसे हिमनदों का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हिमनदों का वर्गीकरण अल्माइन महोदय ने 1948 में क्लासिफिकेशन किया था। उनके क्लासिफिकेशन को मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3 मुख्य प्रकार हिमनदों के और उन 3 में से 11 उपविभागों में बांटा है। 3 प्रकारों में पहला उन्होंने माना है महाद्वीपीय हिमनद, कॉन्टिनेंटल हिमनद, दूसरा वैली
ग्लेशियर्स, तीसरा है हमारा पीडमोंट ग्लेशियर। तीनों को डेफिनेशन हमने ऊपर अभी बताई हुई है, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को उन्होंने 11 उप विभागों में विभाजित किया है, वो महत्वपूर्ण नहीं थे इसलिए उनको यहाँ नहीं लिखा गया है। अगर और इनके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, इनके डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप सविंद्र सिंह की पुस्तक है जियोमॉर्फोलॉजी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी। लगभग फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा कम लिखा हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ा और डीप में लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपरदनात्मक स्थल रूप। अपरदनात्मक स्थल रूप में सबसे पहली फेमस जो लैंड फॉर्म्स है उसको यू शेप्ड वैली के नाम से जानते हैं, यू आकार की घाटी। अब यू आकार की घाटी क्या होती है? पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट तथा चौरस होती है। हिमनदों की ये घाटियां अंग्रेजी के यू अक्षर से मिलती हैं, इसी आधार पर इन्हें यू आकार की घाटियां कहते हैं। मान लीजिए इन्होंने कहा है कि इसके जो पार्श्व होते हैं, किनारे होते हैं, वो एकदम खड़े होते हैं, तो हमने दो खड़े किनारे बना दिए। अब उन्होंने कहा तली सपाट होती है, तो हमने तली को सपाट कर दिया। क्या ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए इनको हमने यू आकार की घाटी बोलते हैं। एक वी शेप्ड वैली होती है, वो नदी आकृति से संबंधित होती है, जलीय आकृति से संबंधित होती है, जिसको फ्लूवियल प्रोसेस के द्वारा हम समझते हैं। तो वहां वी शेप्ड वैली थी, यहाँ यू आकार की घाटी अर्थात यू शेप्ड वैली है। यू शेप्ड वैली का हमने यहाँ फिगर इंसर्ट कर रखा है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि यू शेप्ड वैली का निर्माण कैसे होता है। ये और यहाँ से ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा यू शेप्ड वैली। नेक्स्ट है हैंगिंग वैली। अब हैंगिंग वैली क्या होती है? जिसको हम लटकती घाटी कहते हैं। जब हिमनद की मुख्य घाटी, जो यू शेप्ड वैली होती है वही मुख्य घाटी है, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं, इसी कारण उन्हें लटकती घाटियां या निलंबित घाटियां अर्थात बहिर्लंबी घाटियां कहते हैं। उन्होंने ये बताया मुख्य घाटी अर्थात यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली के क्षेत्र में ही इस प्रकार की घाटियां देखने को मिलती हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये मुख्य घाटी हो गई, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये यू बन गया, ये मुख्य घाटी हो गई। छोटी छोटी यू आकार की घाटियां यहां भी पाई जाएंगी। अब इसकी तली ये है, उसने पहले ही बता रखा है, और इनकी तली यहां पाई जाती है। तो ये जो छोटी छोटी घाटियां ऐसे बनी दिखाई देती हैं आपको ये क्षेत्रों में, ये ऊपरी भागों में, तो जब दूर से देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे ये लटकी हुई है, इसीलिए इनका नाम यू शेप्ड वैली, सॉरी हैंगिंग वैली का नाम दिया गया है। ओके, सो इन्हीं के माध्यम से देखो रिवर फ्लो हो रही है, फिर इसके बाद नीचे गिर रही है, तो यू शेप्ड वैली में आ गई। तो इसकी जो छोटी छोटी घाटियां होती हैं उन्हीं को हम हैंगिंग वैली कहते हैं। नेक्स्ट है सर्क। हिमनद घाटी के शीर्ष भाग पर निर्मित अर्धवृत्ताकार कटोरे के आकार विशाल गर्त को सर्क या हिमगैवर अर्थात कोरी आदि के नाम से जानते हैं। तो इसमें याद रखिएगा सर्क जो है उसी को हम कोरी कहते हैं या हिमगैवर कहते हैं। तो मैंने पेपर में हिमगैवर लिखा देखा है, तो इंग्लिश याद रखिएगा आप कि इंग्लिश में सिर्फ सर्क लिखेगा, लेकिन हिंदी में सर्क भी लिख देगा और कोरी भी लिख देगा, हिमगैवर भी लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हिंदी के साथ इंग्लिश को जानना अति आवश्यक हो जाता है।
उसने कहा है कि शीर्ष भाग पर निर्मित अर्धवृत्ताकार कटोरे के आकार के विशाल गर्त को सर्क अर्थात कोरी कहते हैं। तो देख लीजिए कैसे कोरी का निर्माण होता है। ये देखिए अर्धवृत्ताकार है ये आकृति। अगर इस आकृति में अगर हिमानी क्षेत्र में इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, जैसे ये हेड वॉल हो गया, ये ग्लेशियर आइस हो गया, ये टर्मिनल मोरेंस हो गए, तो ये मोरेंस डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है इसी का, हिमानी का। तो अगर इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है उसको हम सर्क कहते हैं। अब आता है टर्न। टर्न क्या होता है? सर्क की बेसिन में निर्मित सेल बेसिन। देखिए सर्क की बेसिन में, अर्थात ये जो चित्रावली इसको समझिए, इसके बेसिन में सेल बेसिन हिम पिघल जाने से अनावृत हो जाती है। जब उसमें हिमद्रवित जल भर जाता है तो उसे सर्क झील या टर्न कहते हैं। जैसे अब ये पिघल जाए, ये जो हिमानी क्षेत्र है, तो यहाँ फिर जल भर जाएगा। जब ये जल भर जाएगा तो यहाँ एक झील बन जाएगी। इसी झील को हम सर्क झील या टर्न कहते हैं। देखिए वहाँ सर्क को कोरी, हिमगह्वर इत्यादि के नाम से पुकारा है उसने, लेकिन यहाँ उसी सर्क में निर्मित झील को सर्क झील अर्थात टर्न की संज्ञा दी है। तो ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इसमें डाउट नहीं होना आपको कि डाउट में पड़ जाएं फिर कंफ्यूज जाएं कैसे क्या होगा। अब देखते हैं अरेत क्या होता है। ये सब अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, इनको विशेष कर याद रखिएगा। अपरदनात्मक कौन से हैं और निक्षेपात्मक कौन से हैं। पर्वतीय भागों में दो पार्श्व सर्क के पीछे हटने से निर्मित नुकीली पहाड़ी श्रेणी को तीक्ष्ण कटक या रिज अर्थात अरेत कहते हैं। देखिए उसने बताया है कि पर्वतीय भागों में दो पार्श्ववर्ती सर्क के पीछे हटने से निर्मित नुकीली पहाड़ी श्रेणी को तीक्ष्ण कटक या अरेत कहते हैं। अगर इस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, ये तीक्ष्ण मतलब होता है नुकीली, ऐसी आकृति देखने को मिलती है तो उसको हम, जैसे ये पीक हो गया उस पहाड़ी का, तो ये जो अरेत होते हैं वो इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। यहाँ भी एक सर्क है, यहाँ भी एक सर्क है, इसके बीच के भाग को, ये जो रिज बन रहा है, ये उठा हुआ भाग है, ये भाग, इसी को हमने अरेत की संज्ञा दी है। ये हमने नहीं दी है, ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं जो हिमानी का गहन अध्ययन करते हैं, उन लोगों ने इसका अध्ययन किया और एक शब्दावली का निर्माण किया। उसी शब्दावली के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आगे वाला जो है, जस्ट वेट, पानी भी बहुत ठंडा है। अब आता है हॉर्न। हॉर्न क्या होता है? ये हॉर्न वो वाला नहीं, गाड़ियों वाला, ये दूसरा हॉर्न है, हालांकि स्पेलिंग वही लिखी गई है, हॉर्न। याद रखिएगा, ये एक दूसरे कहानियां रिलेट करके याद किया करिए। शब्दावली जहां से जो संबंधित लगे उसको याद किया करिए वहीं से। कभी हॉर्न की बात आए तो आप ग्लेशियर में फट से पहुंच जाइए कि ग्लेशियर, फिर ग्लेशियर में पहुंचने के बाद वहां पहुंच जाइए कि ये अपरदनात्मक है निक्षेपात्मक। जब अपरदनात्मक आए तो सबसे पहले एक पिक्चर क्लिक होनी चाहिए दिमाग में, जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो पिक्चर क्लिक होगी, जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे तुरंत अगर आप हॉर्न सुनेंगे तो पिक्चर दिमाग में आएगी, फिर आप उसको उत्तर करिएगा। किसी पहाड़ी के चारों ओर स्थित सर्क के लगातार पीछे हटते जाने से बनी पिरामिड के आकार वाली नुकीली चोटी को हॉर्न अर्थात गिरिशृंग कहते हैं। अब यहाँ शब्दावली आई है गिरिशृंग, वहां गिरिपद यूज किया था।
पद मतलब फुट होता है, श्रृंग मतलब उसका शीर्ष भाग होता है। तो गिरि मतलब पर्वत होता है, तो पर्वत का शीर्ष भाग, उसी को हॉर्न अर्थात गिरि श्रृंग की संज्ञा दी है। देखिए भैया हॉर्न कैसे होता है। ये एक हॉर्न ग्लेशियर हॉर्न की आकृति दी गई है। इसमें हम और भी, जैसे मान लीजिए यहाँ कभी सर्क हुआ करता था, यहाँ सर्क हुआ करता था। ये जो ये रिज बनी हुई है, कटक बना हुआ, इसको हमने अरेत कहा था, और ये भी अरेत है। और इस पूरे आकृति को हमने कहा है कि ये हॉर्न है। ओके, तो हॉर्न का आपने समझा कि हॉर्न क्या होता है। अब आता है नु नाटक। जब भी कोई नाटक की बात करे तो आप उसके आगे लगा लीजिएगा नु नाटक, नु, तो आपको याद आ जाएगा कि नाटक से संबंधित भी कुछ होता है, वो है नु नाटक। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। विस्तृत हिम क्षेत्रों या हिम नदियों के बीच ऊंचे उठे चट्टानी टीलों को नु नाटक कहते हैं। जैसे हमने डेविस के अपर्दन चक्र में हमने एक शब्दावली को बताया था। उस शब्दावली का नाम है, एक पेनीप्लेन था और मोनैडनॉक हमने बताया था। तो उस मोनैडनॉक से संबंधित ये भी है, वैसी आकृति होती है। मैदानों में हम मोनैडनॉक देखते हैं, लेकिन हिमानी क्षेत्र में जो मोनैडनॉक की आकृति के होते हैं, छोटे छोटे टीले होते हैं, उन्हीं को हम नुनाटक कहते हैं, जिसको हिमानी द्वीप भी हम कहते हैं, हिमानी द्वीप। तो देखते हैं नुनाटक कैसे होते हैं। ये हैं, देखिए भाई, ऐसा ये पर्वत लग रहा जैसे ये बादलों में हो, लेकिन ये बादलों में नहीं है। ये सारे क्षेत्रों में यहाँ बर्फ जमी हुई है। इस क्षेत्रों में ये पूरी बर्फ जमी हुई है। ये जो छोटे छोटे टीले देख रहे हैं, इसको बहुत पास से खींचा गया है, इसलिए इसकी आकृति ऐसी है, बहुत ही छोटा होगा ये। तो इसी को हम नुनाटक कहते हैं। मोनैडनॉक से याद रखिएगा कि ग्लेशियर क्षेत्रों में मोनैडनॉक्स के ही समान एक आकृति पाई जाती है, उसको हम नुनाटक कहते हैं। अब आगे देखते हैं, एक होता है श्रृंग पुच्छ, जिसको क्रैग एंड टेल की अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसे अपर्दित पहाड़ी जिसका हिमनद के संचरण की दिशा वाला ढाल अधिक अपर्दन होने से खड़े ढाल वाला होता है तथा पिछला भाग पूंछ के समान होता है, को श्रृंग या पुच्छ स्थल रूप कहते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा दिशा से संबंधित है, इसको फिर से समझने का प्रयास करें। ऐसे अपर्दित पहाड़ी जिसका हिमनद के संचरण की दिशा वाला ढाल, जिस दिशा में हिमनद का संचरण हो रहा उस दिशा की बात कर रहे हैं, ढाल अधिक अपर्दन होने से खड़े ढाल वाला होता है, तो पिछला भाग पुच्छ के समान होता है, को श्रृंग एवं पुच्छ स्थल रूप कहते हैं। अब इसको इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये फ्लो डायरेक्शन है, जो ग्लेशियर का डायरेक्शन है वो ये वाला है। अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये ज्यादा अपर्दित हो गया है। इस अपर्दित भाग के क्षेत्र को हम क्रैग कहते हैं, ठीक, और इसको श्रृंग, और इसके जो डायरेक्शन के मुख के आगे है उसको हम टेल की संज्ञा देते हैं। तो ऐसी आकृति अगर देखने को मिले तो उसको हम श्रृंग या पुच्छ के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत कुछ विशेष नहीं है, मुख वाले भाग को श्रृंग, पीछे वाले भाग को पुच्छ। जिस डायरेक्शन में जा रहा ग्लेशियर वो मुख होगा, और उसके जस्ट अपोजिट क्रैग अर्थात उसका पुच्छ होगा। अब मुझे लगता है कि अपर्दनात्मक स्थल, अब एक और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थल रूप है, रासमुटेनो को देखते हैं। हिमनदों के मार्ग में असमान ढाल हिमनद के गतिशील होने वाली दिशा में तीव्र ढाल तथा जिस पर हिमनद आता है उस ओर मंद ढाल वाली शिलाओं को भेड़ पीठ शैल
इसलिए कहते हैं मानो दूर से देखने पर लगता है सफेद ऊन वाली भेड़ बैठी है। तो याद रखिएगा, जो रॉस मोटेनो होता है उसको हम भेड़ पीठ शिला के नाम से भी जानते हैं, या ऊन वाली भेड़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए, अगर ऐसी आकृति देखने को मिल रही है, ये आइस की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन से आइस आ रही है वहां उसका ढाल कम होता है, जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां ढाल ज्यादा होता है, और फिर इसके बाद नीचे उतरता है। तो ऐसी आकृति अगर ग्लेशियर क्षेत्रों में देखने को मिलती है उसको हम भेड़ पीठ स्थलाकृति अर्थात रॉस मोटेनो कहते हैं। रॉस मोटेनो। आगे है हिमसोपान। हिमसोपान भी एक अपर्दित स्थलाकृति है। ग्लेशियर जिसको स्टेयरवे कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमनदों द्वारा असमान कठोरता वाली शैल पर अपर्दन द्वारा निर्मित बृहदाकार सीढ़ीदार संरचना को हिमसोपान कहते हैं। इन्हें दैत्याकार सोपान या साइक्लोपिनियन सोपान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोपिनियन सोपान और दैत्याकार सोपान। तो दैत्याकार शब्द यूज किया गया है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा कि दैत्याकार सोपान क्या होती है और साइक्लोपियन सोपान क्या होता है। इंग्लिश सबसे अच्छा शब्द है, ग्लेशियर स्टेयरवे के याद रखिएगा। तो इस प्रकार की आकृति हम ऐसे देख सकते हैं कि ये देखिए, मान लीजिए यहाँ ये कठोर चट्टान है, फिर यहाँ सॉफ्ट चट्टान थी, उसको उसने अपर्दित कर दिया है, जो कठोर चट्टान है वो रह गई है। फिर यहाँ सॉफ्ट चट्टान थी, उसको उसने अपर्दित कर दिया है, फिर ये कठोर रह गई है। तो ऐसे स्टेप बन जाते हैं, ऐसे स्टेप बन जाते हैं। ठीक, इन्हीं को हम दैत्याकार सोपान से याद रखिएगा। सोपान मतलब सीढ़ी होता है। तो ऐसे एक सीढ़ी हो गई, एक सीढ़ी हो गई, एक सीढ़ी हो गई, एक सीढ़ी हो गई। ठीक, तो इसी को हम ग्लेशियर स्टेयरवे कहते हैं। अब आता है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में से एक है जिसको हम फियोर्ड कहते हैं। उच्च अक्षांशों में सागरी जल में डूबी हिमानीकृत गहरी घाटियों को फियोर्ड कहते हैं। फियोर्ड एक अपर्दित स्थलाकृति के रूप में देखा जाता है, और उच्च अक्षांशों का तात्पर्य है कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों की बात कर रहा है, क्योंकि वहां 90 डिग्री अक्षांश पाए जाते हैं, इसीलिए उनको उच्च अक्षांश, और निम्न अक्षांश जो भूमध्य रेखा के पास 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं उनको निम्न अक्षांश कहते हैं। 4 तक नहीं है, आगे भी आप देख सकते हैं। 45 से इधर निम्न अक्षांश, 45 से उधर उच्च अक्षांश। जब भी उच्च अक्षांश की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएगा, और निम्न अक्षांश की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर आ जाएगा। तो इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं, उसने सीधे कहा सागरी जल में डूबी हिमानीकृत गहरी घाटियों को फियोर्ड कहते हैं। तो फियोर्ड देखिए ये लिखा है। अब ये ग्लेशियर हो गया, ये माउंटेन हो गया, अब यहाँ समुद्र हो गया, इस क्षेत्र में ये समुद्र है। अब ये क्षेत्र डूबा हुआ है, ये क्षेत्र डूबा हुआ है। इसी डूबे हुए क्षेत्र को, जो गहरी घाटी है, तो उसी को हमने सॉरी फियोर्ड कहा है। ओके, अब आता है हमारा निक्षेपात्मक स्थलरूप अर्थात डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमारी पहली लैंडफॉर्म्स है मोरेन्स अर्थात हिमोड़। जैसे जलोढ़ होता है वैसे हिमोड़ है। तो हिमोड़ को समझने का प्रयास करते हैं कि हिमोड़ क्या होता है। जलोढ़ क्या आता है? जल द्वारा निक्षेपित आकृति को हम जलोढ़ आकृति कहते हैं। हिमानी द्वारा निक्षेपित पदार्थों को हम हिमोड़ कहते हैं। उसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं। हिमनदों द्वारा विभिन्न प्रकार के हिमानी पदार्थ के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। यह निक्षेप
हिमानी के विभिन्न भागों में होता है, जैसे कि पार्श्ववर्ती हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़ एवं अंतिम या अग्रांतस्थ हिमोड़, जिसको ग्राउंड हिमोड़ भी नाम दिया तलस्थ हिमोड़ को, और टर्मिनल मोरेंस भी दिया उसको अग्रांतस्थ हिमोड़ को। तो ये कुछ हिमोड़ के पार्ट थे। अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक, अब जूम इन हमने किया है तो यहां देखते हैं कि जो ये वाला किनारी क्षेत्रों में ये वाला है, इसको हमने लेटरल मोरेंस की संज्ञा दी है। ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ही होते हैं जो ग्लेशियर के द्वारा तोड़ फोड़ दिए जाते हैं और उनका कहीं निक्षेपण होता है, उन्हीं को हम हिमोड़ कहते हैं। हिमानी द्वारा निक्षेपित अवसाद को हिमोड़ की संज्ञा देते हैं। जो लास्ट वाला है जिसको हम टर्मिनल मोरेंस कहा था, वो टर्मिनल डिपोजिट्स, ये देखिए ये अग्रांतस्थ हिमोड़ हैं, सबसे आगे वाले भाग में देखने को मिलते हैं। जो मिडल हिमोड़ हैं जिनको मध्यस्थ हिमोड़ कहा था, वो ये वाले हैं, इस कटक के रूप में देखने को मिलते हैं। तो लेटरल हिमोड़ जो पहाड़ी क्षेत्रों के गिरिपदीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, उनको हम लिटरल हिमोड़ कहते हैं। तो ये हिमोड़ के कुछ भाग थे, उनको हमने समझे। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या है। हम थोड़ा इसको वापस उसी अवस्था में लाते हैं अपनी स्लाइड को। अब नेक्स्ट है ड्रमलिन। कितना अच्छा नाम है, ड्रमलिन, ड्रम से संबंधित। हिमनद के निक्षेप से निर्मित उल्टी नाव, उल्टे कटे अंडे के आकार वाले स्थल रूप को ड्रमलिन कहते हैं। याद रखिएगा, उल्टे कटे अंडे और उल्टी नाव, ये शब्दावली पूछी जा सकती है, उन्हीं को हम ड्रमलिन कहते हैं। कुछ ऐसी आकृतियां अगर देखने को मिले आपको तो समझ जाइएगा कि वो क्या हैं, ड्रमलिन हैं। देखिए इसको और गौर से देखिए। ये देखिए बास्केट ऑफ एग के नाम से भी इसको जानते हैं। अंडे की टोकरी ऐसे रखे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये टोकरी बनाई, ये हमने टोकरी बना दी, ये कैसी टोकरी, टोपी बन गई, चलिए कोई नहीं। अब ऐसी आकृतियां, एक ये है, एक ये रख दिया हमने, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, ये रख दिया, तो ऐसे आकृति दिखा लगे जैसे इसमें अंडे भरे हुए हैं, तो इसको देखो हम टोकरी बनाते हैं। हमने टोकरी बना दी। अब बताइए इसमें अंडे भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए? तो ऐसी आकृति देखने को मिलती है, तो उसको हम ड्रमलिन कहते हैं। अब जो आगे हैं हिमोड़ जलोढ़ निक्षेप, हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा उनसे संबंधित स्थलाकृति, जिसको ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स एंड लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्थलाकृति है उसको हम कहते हैं एस्कर। हिमनद की हिम के पिघलने से बनी जलधाराओं द्वारा बारीक मलबा अवसाद के निक्षेप से निर्मित लंबे पतले घुमावदार कटकों को हम एस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कर। इस चित्र को देखिए, ये हमारा एस्कर लिखा हुआ है, इसके एरो पे जाते हैं तो ये व्हाइट जो आप देख पा रहे हैं, तो ये लंबी और निक्षेपित आकृति है। ऐसे अगर ऐसी आकृति ये कटक का निर्माण कर रही है, ऐसी आकृति अगर देखने को मिलती है हिमानी क्षेत्र में जहां हिमोड़ का निक्षेप हुआ है, तो उसको हम एस्कर कहते हैं। अब आगे देखते हैं, वापस इसी चित्र पर आएंगे, पहले हम देख लेते हैं आगे की डेफिनेशन क्या है। केम क्या होता है? हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने से हिमानी मलबा के निक्षेप से निर्मित छोटे छोटे टीलों को हम केम कहते हैं। क्या कहते हैं? केम। वहां हमने मोनैडनॉक की बात कही थी जो प्लेन पर थी, यहाँ हम उसी से संबंधित, अब यहाँ हम हिमोड़ क्षेत्र में जहाँ निक्षेप हो रहा है वहां समझने का प्रयास करते हैं
कि केम क्या होता है। ये छोटे छोटे स्थल रूप होते हैं, ऐसे उठे हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ तक देखिए ग्लेशियर है। अब इस क्षेत्रों में ये ग्लेशियर यहाँ तक रिट्रीट हुआ है, यहाँ तक पीछे खिसक गया है। जब खिसक गया है तो इस क्षेत्र में हिमानी नहीं पाई जाती। उससे जो निर्मित उसके द्वारा जो अपर्दित किए हुए पदार्थ थे वो यहाँ जमा है। तो देखिए ये ड्रमलिन्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ड्रमलिन्स क्या होते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे अंडे की आकृति के आकार दिखाई दे रहे हैं, तो ये ड्रमलिन हो गए। ये छोटे छोटे जो टीले दिखा रहे हैं सॉरी, छोटे छोटे जो टीले दिखाई दे रहे हैं, ये टीले, इनको हमने केम कहा है। क्या कहा है? केम। तो ऐसी आकृतियां अगर हिमोड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है, उसको हम केम की संज्ञा देते हैं। हम का तात्पर्य उन सभी विद्वानों से है जिन्होंने इनका नामकरण किया। कैटिल क्या होता है? हिमनद के पिघल जाने पर जल के अपर्दन द्वारा छोटे गड्ढों को कैटिल कहते हैं। केम का उल्टा, ऊपर उठे भागों को, जो छोटे छोटे उठे टीले थे, उनको हमने केम कहा था। अगर उन्हीं क्षेत्रों में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं तो उन्हीं को हम कैटिल कहते हैं। कैटिल के मध्य छोटे टीलों को कैटिल के मध्य छोटे टीलों को हमक कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमक और कैटिल क्या होते हैं। देखिए अगर इस तस्वीर में हमक और कैटिल के बारे में लिखा होगा तो बताते हैं, नहीं लिखा तो बना देते हैं, नहीं लिखा तो क्या हुआ। जैसे ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ ये हमने बना दिया। यहाँ बर्फ जमी हुई है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में रिट्रीट हो गई है, बर्फ पीछे हट गई है इस डायरेक्शन में। ये चला क्यों गया भाई? मान लीजिए हमने इस क्षेत्र बनाया। अब ये छोटे छोटे यहाँ गड्ढे हो जा रहे हैं, ऐसे गड्ढे, और इन गड्ढों में जो छोटे छोटे टीले होते हैं, उन टीलों को हमक और पूरे गड्ढे को हम कैटिल, और जो ऊपर ऐसे उठे छोटे छोटे टीले होते हैं उनको हमने केम का नाम दिया। ओके। अब देखते हैं कि आउटवाश प्लेन अवक्षेप मैदान क्या होता है। हिमनद के अवसान या हिमनद के पिछलने से प्राप्त जल सरता के रूप में प्रवाहित होकर अंतिम हिमोड़ के सामने हिमानी द्वारा मैदान का निर्माण होता है। इस तरह निर्मित मैदान को हिमानी अवक्षेप मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटवाश प्लेन। तो आउटवाश प्लेन उस तस्वीर में दिखाया गया है जो आपके सामने ये डायग्राम था, उसमें है। देखिए ये नदियां आ रही हैं, ये नदियां हैं, ये ब्लू कलर का दिखाया गया, ठीक है। ये नदी रिवर फ्लो है। रिवर फ्लो यहाँ गिरती है आकर, ये एक रिज का निर्माण हो जाता है। इसके अग्रभाग में इस प्रकार की आकृति बन जाती है निक्षेप द्वारा। तो उसी को हमने क्या कहा है? आउटवाश प्लेन का नाम दिया है। तो आउटवाश प्लेन आप आई होप समझ गए होंगे कि आउटवाश प्लेन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब फैक्ट की बात आती है। हमने अभी तक सारी स्थलाकृतियों पर चर्चा कर ली। अब समझने का प्रयास करते हैं। कुछ हिमकाल हैं जो यूरोप उत्तरी अमेरिका में हुए हैं। एक यूरोप के अलग हैं और उत्तरी अमेरिका के अलग हैं। तो हम पहले यूरोप की बात करते हैं। यूरोप को समझने का ऐसे हम समझते हैं। पेंक ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया। किसने? पेंक महोदय ने और ब्रुकनर। यही वॉल्टर पेंक हैं जो डेविस के अपर्दन चक्र के जस्ट समान उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, जिनको इंटोक्लुंग करके थी। अफस्थिजिंडे, इंटोक्लुंग, ग्लीक फॉर्मिंग एंड अबस्थिजिंडे, ऐसे 3 नाम दिए थे। तो वही पेंक महोदय हैं। और ब्रुकनर हैं, इनके बारे में तो आप नाम ही सुने होंगे, हम भी नाम ही सुने हैं। ब्रुकनर ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं। हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: गुंज, मिंडल, अरिस
और वर्म। तो GMRW, इसको याद रखिए, गुंज, मिंडल, रिस, बोर्म। इनका सीक्वेंस सीक्वेंस में लगाने को कभी कभी आता है कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, कि ये हिमकाल हैं 4 ठो और इनको सीक्वेंस में लगा दीजिए, तो कभी कभी ऐसा पूछता है। आगे इनके बारे में देखते हैं। इन 4 हिमकालों की अवस्थाओं के मध्य 4 अंतर हिमकाल की अवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है। तो उन अवस्थाओं का यहाँ हमने नाम नहीं लिखा। उत्तरी अमेरिका में भी हिमचादर के 4 क्रमिक प्रसारों के प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले कौन से आते हैं? नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉय तथा विस्कॉन्सिन। इनको याद कर लीजिएगा कि जो 4 हिमकाल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं, वो पहला नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉय तथा विस्कॉन्सिन। इनको सीक्वेंस में ही याद करना है। नेब्रास्कन से शुरू करना है, कंसास होते हुए, इलिनॉय होते हुए, विस्कॉन्सिन में जाकर हमें समाप्त कर देना है। तो इनमें सबसे लेटेस्ट होगा विस्कॉन्सिन और सबसे पुराना हिमकाल होगा नेब्रास्कन। ये 4 हिमकाल 4 अंतर हिमकालों द्वारा अलग किए जाते हैं। अंतर हिमकाल, इनके बीच का जो काल होता है उसको हम अंतर हिमकाल की संज्ञा देते हैं। जैसे हम बात करें कि पहला आता है नेब्रास्कन और कंसास, 2 आए। इन दोनों के मध्य में एक छोटा हिमकाल होगा जिसको उन्होंने आफ्टोनियन कहा है। क्या कहा है? आफ्टोनियन। कंसास और इलिनॉय के बीच में एक हिमकाल होगा जिसको उन्होंने यारमाउथ की संज्ञा दी है। और इलिनॉय और विस्कॉन्सिन के बाद एक जो हिमकाल, छोटा हिमकाल होगा, उसको हम संगमन कहा है। और लास्ट में जो विस्कॉन्सिन के बाद का काल होगा उसको उन्होंने इसीलिए पोस्ट हिमकाल की संज्ञा दी है। ठीक, हिमकाल के बाद की बात है। सो आई होप, मुझे लगता है कि लेक्चर पूरा हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा देखकर। सो please support me and subscribe my YouTube channel and like, comment, share. So thank you again. Bye bye.